ओके, आई थिंक इट्स गुड नाउ। चलें, ओरल कैविटी हमने कल देखा था, जहाँ पे टीथ, टंग, सिलेवरी ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम, क्योंकि देखें ये भी कल का ही क्लास का पार्ट था, जहाँ पे हमने ओवरऑल डाइजेशन, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह में क्या चीज़ें हो रही हैं वो देखा था। बेसिकली इस चैप्टर का कंक्लूजन आप कह सकते हैं। तो एसोफेगस से ओरल कैविटी हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब बारी आती है, अब खाना कहाँ जा रहा है। ये जो बोलस है, ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जिसके साथ सलाइवा मिक्स हो गया, अब ये जब बकल कैविटी को छोड़ेगा तो आप इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बोलस का, ठीक है। द थिंग दैट यू आर स्वेलोइंग, जिसे आप निगल रहे हैं, वो बोलस है। तो अब ये जो बोलस है ये कहाँ आएगा? स्टमक के अंदर, स्टमक में। तो आज हमारा काम है ये स्टमक को डिस्कस करना कि इसमें क्या एंजाइम्स हैं, ठीक है, और किस तरीके से स्टमक में डाइजेशन हो रही है। चलें, इफ़ यू रिमेंबर, हमने इस चैप्टर की फ़र्स्ट क्लास में, अगर आपने वो देखा हुआ है वो वाली क्लास, तो हमने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? अगर आप अंदर से बाहर वाली तरफ आ रहे हैं तो सबसे इंटरनल लेयर कौन सी होगी? म्यूकोज़ा। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लाइव क्लास में तो नहीं थे, लेकिन आपने रिकॉर्डेड अगर ये क्लास देखी है, तो म्यूकोज़ा सबसे अंदर वाली लेयर थी। और ये आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल की जो ट्यूब है, चाहे वो फिर एसोफेगस हो, स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, सब जगह पे ये लेयर्स आपको कॉमनली मिलेंगी। उसके बाद म्यूकोज़ा के बाद सब म्यूकोज़ा होती है, ठीक है। उसके बाद मस्क्यूलरिस जो है, ये नाम से पता लग रहा है कि ये मस्क्यूलर लेयर है। यहाँ पे क्या होंगे? मसल्स होंगे। यहाँ पे आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है और सर्कुलर मसल होता है। अच्छा, जो आपका एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल मिलेगा। लेकिन स्टमक में स्टमक में आपको एक और तरीके का मसल, एडिशनल मसल मिल रहा होता है, जिसे आप ऑब्लीक मसल कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके के मसल्स कहाँ मिलेंगे? मस्क्यूलरिस में। उसके बाद सबसे एक्सटर्नल, सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है? सेरोसा, ठीक है। और ये जो इंटरनल लेयर है म्यूकोसा, ये म्यूकस सिक्रीट करती है ताकि जो लाइनिंग है वो एंजाइम की वजह से डिस्ट्रॉय ना हो। बेसिकली म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। जो इंटरनल लेयर होती है उसकी प्रोटेक्शन का काम करता है। सब म्यूकोज़ा में, ज़्यादातर सब म्यूकोज़ा में क्या होता है? आपका ग्लैंड्स पड़े हुए होते हैं और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं? सिक्रीशन रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो आज हम स्टमक को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टमक में मैंने आपसे कहा था कि स्टमक में केमिकल डाइजेशन भी होती है और मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है? जब कोई चीज़ फिज़िकली टूट रही है, जैसे अगर एक बड़ा पीस है प्रोटीन का, अगर वो छोटे छोटे प्रोटीन के पीसेस में कन्वर्ट हो गया तो वो मैकेनिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल डाइजेशन हमने देखा था माउथ में हो रही थी। माउथ में कौन कर रहा था? टीथ। और मैकेनिकल डाइजेशन हमारी बॉडी में दूसरी जगह कहाँ होती है? स्टमक में होती है। अच्छा, स्टमक में कौन कर रहा है? स्टमक में आपका ये जो ऑब्लीक मसल है, इसकी वजह से जो मस्क्यूलरिस है उसमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर मूवमेंट की वजह से खाने की मैकेनिकल डाइजेशन होती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट, आप पेरिस्टल्सिस देखें, आपके पास पेरिस्टल्सिस क्या है? पेरिस्टल्सिस एक वेव लाइक मूवमेंट है, ठीक है। पेरिस्टल्सिस एक वन वे मूवमेंट है। नॉर्मली वन वे मूवमेंट होती है, लेकिन हाँ, अगर कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वॉमिटिंग, तो उस केस में वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन क्या नॉर्मली क्या है? वन वे मूवमेंट है। काम क्या है? खाने को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना, ठीक है। आगे की तरफ खाने को मूव करने के लिए पेरिस्टल्सिस होता है। ये वेव लाइक मूवमेंट है। वेव लाइक हम इसे क्यों कहते हैं?
रीज़न है। रीज़न क्या है? जैसे ये एसोफेगस है, पेरिस्टल्सिस आपके पूरे, आपने बिल्कुल सही कहा, आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होगी। जैसे ये आप फॉर एग्जांपल ये एसोफेगस है, तो पर वेव लाइक मूवमेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे ये बोलस है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये अभी रिलैक्स्ड है, फिर ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स हो जाएगा, बोलस यहाँ आ गया। तो ये जो आपको इस तरीके की मूवमेंट दिख रही है ये वेव की तरह है, इसीलिए हम इसे वेव लाइक मूवमेंट कहते हैं। तो पेरिस्टल्सिस तो जनरली नॉर्मली हो रहा है, इसका काम खाने को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है, तो वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये यहाँ पे जो मैंने मूवमेंट मेंशन की है स्टमक में, जो मस्क्यूलरिस की वजह से मूवमेंट, पेरिस्टल्सिस किसकी वजह से होती है? ये भी इसके मस्क्यूलरिस की वजह से होती है, ठीक है। पेरिस्टल्सिस भी मसल की मूवमेंट की वजह से होती है। क्या होता है जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सर्कुलर मसल रिलैक्स करता है, तो ये इस तरीके से ऑल्टरनेटिव काम करता है। समझ आ गया? पेरिस्टल्सिस क्लियर है। अब यहाँ पे जो स्टमक का मैंने मेंशन किया था, ये जो मूवमेंट है ये ऑब्लीक मसल की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, स्टमक में तेज़ इतनी फील हो आपको वैसे भी नहीं, लेकिन अगर इफ़ यू हैव एवर फेल्ट के स्टमक में ऐसा लग रहा है कोई मूवमेंट हो रही है, तो बेसिकली वही होता है। तो इस मूवमेंट को हम चर्निंग कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेरिस्टल्सिस। चर्निंग मूवमेंट मैकेनिकल डाइजेशन करवा रही होती है स्टमक में। क्लियर हो गया? जी मैम। अच्छा, अगर हम केमिकल मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था, प्रोटीन टूट रहा था छोटे प्रोटीन्स में, लेकिन है तो वो प्रोटीन ही, सिर्फ फिज़िकली वो अब छोटा दिखने लग गया। अगर ये प्रोटीन है मेरे पास, अगर ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है किसी भी चीज़ की, तो वो क्या है, वो केमिकल डाइजेशन है। तो स्टमक में केमिकल डाइजेशन भी होती है। स्टमक में खाना जो है वो 3 to 4 आवर्स के लिए या 4 से 5 आवर्स के लिए स्टोर्ड रहता है स्टमक में। अच्छा, अगर अब ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन से एंजाइम्स वगैरह हैं, पहले अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो स्टमक आपकी बॉडी में ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है। मैंने बताया था ये फर्स्ट क्लास जब हमारी थी, तो ये स्केलेटल मसल क्या कहलाता है, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम से ऊपर थोरेसिक कैविटी आपकी चेस्ट कैविटी, और डायफ्राम से नीचे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। अब ये है क्या, ये है एसोफेगस, ये यहाँ पे इस तरीके से स्टमक यहाँ कहीं पे मिलेगा आपको। तो लेफ़्ट साइड पे स्टमक से सिचुएटेड होता है ऊपर वाली तरफ, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर वाली तरफ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं स्टमक जो है वो लेफ़्ट सुपीरियर साइड पे मौजूद है। लेफ़्ट यानी कि इस साइड पे, ये लेफ़्ट साइड है, क्योंकि क्या होता है जब आप एक ह्यूमन बॉडी को देख रहे हैं तो उसका लेफ़्ट आपका राइट हो गया और उसका राइट आपका लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस उल्टा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। तो ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। हार्ट में भी ऐसे ही होता है ना, तो ये लेफ़्ट साइड पे स्टमक मौजूद है। उसके बाद सुपीरियर साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में है, ये मस्क्यूलर ऑर्गन है। कौन से टाइप ऑफ मसल से बना हुआ है, कौन सा मसल होगा यहाँ पे, एब्डोमेन में। स्टमक में कौन से मसल्स होंगे, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक? स्मूथ। एग्जैक्टली, स्मूथ मसल होगा ना, जिसकी मूवमेंट कैसी होती है, इनवॉलंटरी होती है, आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टमक बेसिकली एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसका काम खाने को स्टोर करना है, उसकी डाइजेशन करना है, फिर केमिकल मैकेनिकल दोनों डाइजेशन हो रही है। 4 से 5 घंटे तक तकरीबन खाना यहाँ पे स्टोर्ड रह सकता है। स्टमक की अगर शेप पूछे तो जे शेप्ड का होता है। जे कैसे, यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली इस तरीके से ये जे शेप्ड होता है। अच्छा, उसके बाद स्टमक, जैसे ये एसोफेगस है, ये है स्टमक,
ठीक है। तो अब स्टमक में हमारे पास एसोफेगस और स्टमक इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे एक स्फिंक्टर मौजूद है। स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर एक स्मूथ मसल का बना हुआ बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, रिंग बैंड लाइक स्ट्रक्चर। इसका काम होता है वन वे मूवमेंट को अलाउ करना, ठीक है। तो अगर खाना एसोफेगस से स्टमक में आ रहा है तो ये स्फिंक्टर पहले खुलेगा, उसके बाद दोबारा से बंद हो जाएगा, ताकि स्टमक से दोबारा से बैकवर्ड मूवमेंट ना हो। तो स्फिंक्टर का वो काम है। इस स्फिंक्टर का नाम क्या है? इसे हम गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे गैस्ट्रो एसोफेजियल क्यों कहेंगे? क्योंकि गैस्ट्रो स्टमक से रिलेटेड है, एसोफेजियल एसोफेगस के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसे आप अपर गैस्ट्रिक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये स्टमक और किसके दरम्यान में ये स्फिंक्टर होगा? नीचे वाला, स्टमक और क्या? स्टमक के बाद कौन सा पार्ट आता है? इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरम्यान में जो स्फिंक्टर है वो लोअर गैस्ट्रिक स्फिंक्टर कहलाएगा, या फिर आप इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास स्टमक है, इसके पार्ट्स, हमने स्टमक को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने स्टमक को 4 पार्ट्स में, 4 हिस्सों में डिवाइड किया अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, जो रेस्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो ये उभरा हुआ मतलब थोड़ा सा रेस्ड है, इसे हम कहते हैं फंडस, ठीक है। ये जो हिस्सा है हार्ट स्टमक का, ये हार्ट के बहुत करीब होता है, दिल के करीब होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कार्डिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अगर बहुत किसी ने ओवर ईटिंग कर ली है तो उसे ऐसा लगेगा कि दिल में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि आपका, क्योंकि कार्डिया बहुत करीब होता है हार्ट वाले रीजन के, तो ऐसा लगता है कि यू फील चेस्ट पेन। तो वो चेस्ट पेन स्टमक में किसी रीज़न की वजह से हो रहा होता है। तो चेस्ट पेन नहीं है, असल में स्टमक में मसला है, इनडाइजेशन हो गई है, या फिर ओवर ईटिंग हो गई है, या फूड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो सबसे बड़ा पार्ट है स्टमक का, ये बॉडी कहलाता है। और यहाँ पे जो ये लास्ट पार्ट है, ये जो वर्ड है ना पाइलोरिक, ये पाइलोरस से आया है। तो क्योंकि पाइलोरस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में स्फिंक्टर है, तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ऑल क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास जब आप केमिकल डाइजेशन स्टमक की बात करते हैं, तो केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। तो स्टमक में एंजाइम्स कहाँ से रिलीज़ होंगे? गैस्ट्रिक वर्ड जहाँ भी आ जाए वो स्टमक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं क्या? गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है, ये हमने अभी ऊपर लेयर्स पढ़ी थी, तो इन लेयर्स में से जो ये म्यूकोज़ा है, ये म्यूकोज़ा, इस म्यूकोज़ा के अंदर, अगर मैं म्यूकोज़ा यहाँ पे बनाऊँ, तो अंदर से स्टमक जो है उसके अंदर इस तरीके से बहुत ही रफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हें हम, इस लेयर को हम म्यूकोज़ा कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से एक घट्टे की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, इसे हम गैस्ट्रिक पिट्स कहेंगे। पिट का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो जाए उसका मतलब कि कोई इस तरीके से डिप्रेशन है, कोई डिप्रेस्ड रीजन है, तो गैस्ट्रिक पिट। अब गैस्ट्रिक पिट के अंदर मौजूद होते हैं क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं इनके अंदर गैस्ट्रिक सेल्स प्रेजेंट होता है।
इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिक्रीशंस कर रहे होते हैं। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये कौन सी लेयर में प्रेजेंट है? म्यूकोसा में प्रेजेंट है। मैंने अभी ऊपर कहा था कि सब म्यूकोसा में आपको ज़्यादातर ग्लैंड्स मिलते हैं। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको ग्लैंड्स सब म्यूकोसा में मिलेंगे, लेकिन स्टमक में यहाँ पे आपको म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलता है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 2-3 तरीके के सेल्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स क्या करते हैं? म्यूकस सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस का काम होता है स्टमक की लाइनिंग को फॉर्म करना, स्टमक की इनर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। किससे? HCl से। HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि आपके स्टमक में रिलीज़ हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे बचाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक म्यूकस सेल्स हैं। दूसरे हमारे पास कौन से सेल्स हैं? दूसरे हैं जी सेल्स। जी सेल्स कैसे सेल्स हैं? ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ये एंजाइम नहीं रिलीज़ करते, ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं। यानी कि आपके, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसा है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन। जितना भी आपका एंजाइम है ना, एंजाइम को सिक्रीट करने वाला वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हार्मोन जहाँ से निकलता है तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। जी मैम। तो अब यहाँ पे लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड तो है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि यहाँ पे इसके पास डक्ट होगी। एक्सोक्राइन का मतलब क्या है? डक्ट ग्लैंड। तो ये डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन क्या कर रहा होगा? रिलीज़ कर रहा होगा। लेकिन इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के जैसे म्यूकस सेल से चले गए तो म्यूकस बना रहेगी, एक सिंपल सिक्रीशन है आपके पास। लेकिन जो जी सेल हैं वो एंडोक्राइन सेल्स हैं। वो कैसे सेल्स हैं? वो एंडोक्राइन सेल्स हैं और ये हार्मोन स्क्रीट कर रहे हैं। कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन। गैस्ट्रिन का काम क्या होता है? गैस्ट्रिन का काम होता है टू स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस। अगर खाना आ गया, ठीक है, अब स्टमक को बताना है कि भाई गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करो, खाना आ गया, अब डाइजेशन करनी है। तो अब ये गैस्ट्रिन का काम होता है। ये गैस्ट्रिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। उसे कहता है भाई जल्दी जल्दी गैस्ट्रिक जूस बनाओ, ठीक है। बेसिकली अब गैस्ट्रिक जूस क्या है? ये जितनी भी चीज़ें हमारे पास बनेंगी ना, ये पेप्सिन रिलीज़ करेगा। क्या? एक सेकेंड। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिन, म्यूकस, ये सब का जो मिक्सचर है ना, ये सबको कलेक्टिवली हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा हमारे पास सेल्स कहलाते हैं ज़ाइमोजन सेल्स। ज़ाइमोजन्स हमारे पास कैसे हैं? ये बॉस है, ठीक है। बॉस को आप चीफ भी कह सकते हैं, तो हम इसे चीफ सेल्स भी कहते हैं। हम स्कूल में बॉस कौन होता है? प्रिंसिपल, तो इसे आप प्रिंसिपल सेल्स भी कह सकते हैं। ये ज़ाइमोजन सेल्स क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो रिलीज होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव का मतलब क्या है? कि ये जब रिलीज होगा तो ये इनएक्टिव है, ये काम नहीं कर सकता। इसका काम क्या है? इसका काम है, डू यू नो इसका काम क्या है? टू ब्रेक डाउन, किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टोन्स में, और थोड़ा बहुत अमाइनो एसिड अगर बनेगा तो, वरना पेप्टोन्स में पार्शियल डाइजेशन होती है प्रोटीन की, ठीक है। सबसे पहली डाइजेशन किस बायोमोलिक्यूल की होती है माउथ में? कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। बाकी जो आपके पास प्रोटीन है, लिपिड है, ये सब सारी चीज़ें बाद में टूटना शुरू होती है। जैसे प्रोटीन पहली बार टूट रहा है स्टमक में, ठीक है। लिपिड नहीं टूटेगा, लिपिड का ब्रेकडाउन स्टमक में नहीं होता, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहली बार ब्रेकडाउन होता है। तो खैर, अब पेप्सिनोजन जो है इसको एक्टिवेट करता है कौन? HCl। HCl पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और पेप्सिन जाके ब्रेकडाउन करता है प्रोटीन को। समझ आ गया? अच्छा, चौथा हमारे पास जो सेल्स हैं वो कहलाते हैं पेराइटल सेल्स।
ऑक्सेंटिक सेल्स आपके आईमेट के सिलेबस में ये टॉपिक है। दूसरी बात, अगर आप पास्ट पेपर उठा के देखें, आप कोई भी आपने अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आईमेट के, तो वहाँ पे जो डाइजेशन वाला चैप्टर है उसमें से अगर क्वेश्चन मैंने अगर जितने भी क्वेश्चंस देखे वो सारे के सारे स्टमक वाले इन टॉपिक्स में से आते हैं। ना सिर्फ आईमेट, टोल्क में भी ऐसा ही होता है। तो ये जो पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पेराइटल, इसीलिए इस पे आपको फोकस करना है, कौन सा सेल क्या रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। कहीं पे वो आपको चीफ सेल लिखेगा, कहीं पे जाइमोशन सेल लिखेगा, तो ये दोनों आपको नाम पता होने चाहिए। इसी तरीके से पेराइटल सेल क्या सिक्रीट कर रहा है। पेराइटल सेल को हम क्या कहते हैं? ऑक्सेंटिक सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये HCl रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज़ करता है। ये क्या चीज़ है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर? मैंने तो कभी नहीं सुना मैम, ये क्या है? देखो कोई ख़ास बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि एब्जॉर्प्शन करवाती है किसकी? विटामिन B12 की। विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन है, वो विटामिन्स की डाइजेशन नहीं होती, उनकी वो खाने में प्रेजेंट है ऑलरेडी, उसको जस्ट एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट आयंस है वो फूड में प्रेजेंट है, उनकी डाइजेशन नहीं हो सकती, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। उनकी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं हर स्पेसिफिक विटामिन आयन के लिए। तो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर कौन रिलीज़ कर रहा है? ऑक्सेंटिक सेल, ये B12 की एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। अच्छा, HCl का क्या काम है? HCl के काम बहुत सारे हैं। HCl क्या करता है? एग्जैक्टली पेप्सिन बनाएगा, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा, पेप्सिनोजन में बैक्टीरिया को मारेगा। उसके बाद एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है ये स्टमक का। तो पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन, उसको एसिडिक pH चाहिए काम करने के लिए। अगर पेप्सिन बन भी गया, अगर पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में, तो इसे एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए काम करने के लिए। तो स्टमक का जो pH है वो हाईली एसिडिक होता है, यानी कि 1.75, इतनी कम pH होती है स्टमक की, ठीक है। तो जब स्टमक के साथ गैस्ट्रिक जूस कंबाइन होता है, तो ये जो फूड का मैस है, इसे आप क्या कहेंगे? काइम, ठीक है, इसे हम काइम कहेंगे। स्टमक में से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में, अच्छा, स्टमक में किस किस चीज़ की डाइजेशन हुई, यहाँ पे हम एक टेबल, एक चार्ट बना लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखेंगे हम बायोमोलिक्यूल, यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी डाइजेशन कहाँ पे हुई। तो सबसे पहला अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट, तो ओरल कैविटी में उसकी डाइजेशन हुई। ऐसा नहीं पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्मॉल ओरल कैविटी में टूट जाता है, ऐसा नहीं होता। जो स्टार्च है ना, वो तक बहुत थोड़ा सा स्टार्च, यानी कि 3 to 5% किस में कन्वर्ट होता है? माल्टोज में। अब ये क्या है? देखो, स्टार्च अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर होंगी। जो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टार्च क्या है? स्टार्च ग्लूकोज की एक बहुत लॉन्ग चेन है, एक पॉलीसेक्राइड है। माल्टोज क्या है? माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो स्टार्च 3 to 5% माल्टोज में टूटता है। बाकी स्टार्च की जो डाइजेशन है वो आगे जाके आगे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। दूसरा, इस चार्ट को हम आगे अपडेट करते जाएंगे जैसे जैसे हम दूसरे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ हमने पढ़ी अभी? स्टमक में। और यहाँ पे प्रोटीन कन्वर्ट हो गया पेप्टोन में, ठीक है। और अच्छा, एंजाइम भी लिख लेते हैं। पेप्सिन ने ब्रेक डाउन किया, पेप्सिन रिलीज़ कहाँ से हुआ? जाइमोजन सेल से। और यहाँ पे ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन किसने किया था? अमाइलेज ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन।